Two bodies, X and of mass 4 kg and Y mass of 6 kg, have the same linear momentum. If the kinetic energy of the body Y is 48 joule, then the kinetic energy of 40 X is. तो अब एक बात तो याद होगा आपको कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मोमेंटम की वजह से पी स्क्वायर अपॉन 2m होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि P इज इक्वल टू रेडिकल 2 टाइम एक्स इंटू काइनेटिक एनर्जी। कंडीशन कुछ इस तरह से है कि एक्स बॉडी का मोमेंटम इक्वल टू वाई बॉडी के मोमेंटम के बराबर है, और अब अगर हम इस पर स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स के ही। तो या यही से निकाल सकते थे। तो पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर वाई सेम कह चुका था, इसलिए ये काम कर दिया गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 2 टाइम मास ऑफ एक्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ एक्स, ऐसे लिख देता हूँ काइनेटिक। इसी तरीके से 2 टाइम मास ऑफ वाई काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई। 2 से 2 भी क्या हो गया, कैंसिल। तो अब ई एक्स की यानी एक्स की काइनेटिक एनर्जी पता करनी है, तो मास ऑफ वाई मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय मास ऑफ एक्स। बस अब सॉल्व करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 टाइम्स 48 डिवाइडेड बाय 4, 12, और 12 टाइम्स 6 72 जूल। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास एक्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो 72 जूल के बराबर हो जाएगी। सी द राइट आंसर। The charge stored on the plates of a capacitor after a time t equals to RC the voltage। ये थोड़ा सा याद रखना होगा, परसेंटेज है, टेबल आपको मिल जाता है, बुक्स में भी मौजूद है। अगर टाइम इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के बराबर है तो ये तकरीबन 63 पॉइंट समथिंग 7 है, शायद 63.7% के बराबर होता है। तो अप्रोक्सीमेटली आंसर जो होगा वो 0.63। राइट आंसर इज बी। ये याद रखना होगा, ये टेबल वर्किंग है, क्योंकि कैलकुलेशन में फिर इसमें इंटीग्रेशन वगैरह यूज होती है बड़ी क्लास में। द रेशियो ऑफ द टेंशन एंड द सरफेस टेंशन हैज द डायमेंशन इज। देखो, अगर हमारे पास टेंशन फोर्स है और टेंशन की यूनिट जो होती है वो न्यूटन होती है, इसी तरीके से सरफेस टेंशन, पूरा नहीं लिख रहा मैं, तो ये होती है न्यूटन पर मीटर होती है। अब पहले वो कह रहा रेशियो का मतलब डिवाइड करना है, कि टेंशन को अगर मैं डिवाइड कर दूं सरफेस टेंशन से तो न्यूटन डिवाइडेड बाय न्यूटन ओवर मीटर। सिंप्लीफाई अगर करोगे तो न्यूटन मल्टीप्लाई बाय मीटर ओवर न्यूटन, सिंप्लीफाई करने के बाद मीटर बचेगा। तो सिंपल मैं लिख सकता हूँ एल, या यू भी लिख सकता हूँ M0 L0, और ये आपके पास हो जाएगा L0 नहीं L1 होगा, L1 और T0। तो राइट आंसर इज बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनविजिबल, इनमें से कौन सी जो है वो इनविजिबल हो सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इनविजिबल, पास में ब्रैकेट। तो याद होगा बाल्मर सीरीज जो थी वो विजिबल थी, लेकिन ये दोनों जो है पास्चन जो दी हुई है और जो ब्रैकेट दी हुई है, ये तो इंफ्रारेड रीजन है। अब इंफ्रारेड रीजन ह्यूमन आई के लिए तो जो है वो क्या है, वो इनविजिबल है। अगर ह्यूमन आई का जिक्र होता तो इनविजिबल होता। लेकिन वहां पर ये है कि बाज कैमरे ऐसे हैं कि टेको है या जो है वो इंफ्रारेड रीजन को जो है वो कैप्चर कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये बात कंफर्मेशन नहीं है कि बात क्या हो रही है, तो इसलिए बेहतर ये है कि नन को टिक किया जाए। अगर ह्यूमन आई का वर्ड होता तो फिर सी आंसर होता, बहुत इनविजिबल होता। इंफ्रारेड रीजन जो है वो ह्यूमन आई के लिए इनविजिबल है, लेकिन जो कैमरे कैप्चर तो कर लेते हैं, नजर आ जाती है। तो जबकि क्योंकि इंफॉर्मेशन आपके पास है तो हम जनरल बात करते हैं, तो हम कहेंगे कि जी नन, हम चेक, अगर कैमरा हमसे देख रहे हैं तो हम उसे चेक कर लेंगे। तो नन इज द राइट आंसर, मैं ये समझता हूँ। अब और तो इस सवाल में क्योंकि फंसाया हुआ सवाल है,
ये तो पता ही नहीं है। अगर ये याद रख लीजिएगा, अगर ये वहां पर दिया हुआ है कि अल्लाह भला करे आपका ह्यूमन आई, तो फिर तो आप बहुत कह सकते हो। फिलहाल तो फिलहाल डी इज द राइट आंसर समझ में आता है। विच कॉम्बिनेशन इज प्रेजेंट ऑसिलेटर सर्किट, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों ऑसिलेशन सर्किट के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। राइट आंसर जो होगा वो ए होगा। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी बीइंग यूज इन पाकिस्तान, तो देखो अगर आपके पास पाकिस्तान है, और अगर हम तो खैर पाकिस्तान में रहते हैं तो उसी की बात करेंगे, तो 50 साइकिल पर सेकंड। इंडिया की भी यही है, ऑस्ट्रेलिया का भी मेरा ख्याल में यही है। तो मुख्तलिफ ममालिक में ये आपके पास कंडीशन है। बहरहाल टी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ टाइम, तो एयर सेकंड में, बाद में जो भी है, लूनर मंथ भी यही हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस होता है मीटर में है, तो बी इज द राइट आंसर। If electron falls from n equal to 4, यानी 4 ऑर्बिट टू इनिशियल ऑर्बिट n इक्वल टू 1, यानी अगर मैं जंप कर इलेक्ट्रॉन जंप करता हूँ फोर्थ ऑर्डर से लेके फोर्थ ऑर्डर है, सीरीज कौन सी होगी? तो लाइबनिज सीरीज होती, याद है। अगर सेकेंड ऑर्डर होता n इक्वल टू 2 होता तो बाल्मर होती। इस तरीके से फिर थर्ड ऑर्डर होता है पास्चन है, फोर्थ ऑर्डर ब्रैकेट है। तो राइट आंसर इज लेमन, ए इज द राइट आंसर। क्यू स्क्वायर ओवर सी इज द यूनिट ऑफ, तो याद होगा एनर्जी का फॉर्मूला, एक तो फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर होता है, एक फॉर्मूला 1/2। अगर मैं यहाँ पर पुट करवा दूँ तो ये क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो ये वो है, तो ये एक ये भी है हमारे फॉर्मूला क्यू स्क्वायर ओवर सी, यहाँ से भी आ सकता है। और एक फॉर्मूला ये भी है, ये भी है। तो जनाब ये चीज बता रही है यहाँ पर, तो एनर्जी की यूनिट डिक्लेयर कर रही है। डी इज द राइट आंसर। In which of the following the PNP diode used to solid state detector, अगर आपने पढ़ा है बिल्कुल इसके बारे में इंफॉर्मेशन, तो इसमें पीएनपी डायोड इस्तेमाल किया जाता है। ए इज द राइट आंसर। फ्रिक्शन इज अ फोर्स डैश फोर्स, तो फ्रिक्शन क्या है? सेल्फ एडजेसेंट फोर्स होती है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, तो ए इज द राइट आंसर। वन गॉस इज इक्वल टू डैश टेस्ला, तो याद होगा 1 टेस्ला इक्वल्स टू 10⁻⁴ 4 गॉसेस के बराबर है। टेस्ला ऐसा ही यूनिट है आपकी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, जबकि गॉसेस सीजीएस के अंदर है। तो अब तो सिंपल मैथ्स है, ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई उधर आके डिवाइड हो जाएगी, तो ये ऐसे हो जाएगा कुछ, और ये उसको ऐसे भी लिख सकते हो। तो 1 गॉसेस इक्वल टू टेस्ला माइनस 4 टेस्ला, राइट आंसर हमारे पास आ जाएगा ए। द मास ऑफ अ बॉडी क्वांटिटी इज मेजर, आपको याद होगा फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन के लॉ ऑफ इनर्शिया, कि बॉडी स्टिल अगर रेस्ट है तो अनटिल रेस्ट रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स, या अगर कहीं मूव कर रही है, तो ये बेसिस तौर पर इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शिया को बताता है। तो और इनर्शिया से ही हम मास डिटेक्ट करते हैं। ए इज द राइट आंसर। अब प्रोटॉन इज कंपोज, अब याद है, अगर देखा जाए तो प्रोटॉन का ताल्लुक हैड्रॉन से, ये तो याद रखिएगा। हेड्रॉन जो है वो क्या है? एलिमेंट्री पार्टिकल नहीं है, बल्कि एक कॉर्पोरेट है, और इसमें भी वो बैरियन से ही होगा। ये भी हो सकता है कि जी हर, अब बैरियन में प्रोटॉन बनता है क्या? बैरियन वो होते हैं कि जिनका जो हेड्रॉन हो, ऐसे हेड्रॉन जिनका मास प्रोटॉन के मास के बराबर या बड़ा होता है, फिर वो बैरियन कहलाता है। अब छोटा है तो फिर हम उसे मीसॉन कहते हैं। तो अब ये बनता क्या है? बैरियन बनता है 3 कॉर्क के साथ। इसमें 2 जो होते हैं प्रोटॉन के अंदर होते हैं, और 1 डाउन होता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर हम लिखें, कॉर्क की जबान में 2U 1D। चेक भी कर लेते हैं। आपका मतलब होता है, एक अप में होता है 2/3 E के बराबर पॉजिटिव, और डाउन का मतलब होता है माइनस का 1 है तो माइनस 1/3। तो ये बनेगा प्लस का 2/3 माइनस का 1/3। एलसीएम ले लें, एलसीएम 3 आ जाएगा, तो प्लस का 4E माइनस का 1E, तो प्लस का 3 डिवाइडेड बाय 3 सिंप्लीफाई करोगे +1E, देख लें प्रूफ भी हो रहा है पैरा। तो 2 अप एंड 1 डाउन, तो ये हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। इसी तरीके से अगर न्यूट्रॉन की बात हो, ठीक है, तो न्यूट्रॉन में कुछ आ जाता है, ये उल्टा होता है, 1 अप 2 डाउन होता है। ये फिर रिवर्स कंडीशन होगी न्यूट्रॉन के अंदर। बहरहाल यहाँ पर प्रोटॉन की कहानी सुनाई गई है, तो हम कहेंगे 2 अप एंड
1 down. B is the right answer. If the length of the wire is double and radius is half, then the resistance becomes the resistance का फॉर्मूला अगर याद है आपको, तो R इज इक्वल टू रॉ एल अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर। अब कहानी इसके ऊपर बेस कर रही है, वैसे भी पता है कि जी रेजिस्टेंस डायरेक्टली बोल रहा है, तो कह रहा है कि जी लेंथ ऑफ द वायर डबल हो गई। चलो भाई आर डैश कर लेते हैं, ये डबल हो गई, 12 हो गई। और रेडियस जो है वो हाफ हो गया, तो 1/2 आर का होल स्क्वायर। अब गिनती चलेगी, 2 ऊपर से बाहर, रॉयल हो गया, यहाँ पर पाए आर स्क्वायर अपॉन 4। अब ये अपॉन में 4 है, तो पलटने के बाद आंसर तो आ गया जनाब, 8 टाइम रॉ एल ओवर पाई आर स्क्वायर, यानी 8 टाइम्स आर। तो सी इज द राइट आंसर। If a vector A equals to 2i plus 2j plus 3 के एक वेक्टर गिवन है 2i plus 2j plus 3k, और दूसरा वेक्टर हमारे पास जो है वो B गिवन है। B हमारे पास जो गिवन है वो है 3i प्लस 6j प्लस 8 टाइम्स के हो गया। अब कह रहा है यदि बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर और एक ही वैल्यू, तो अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनके दरमियान बहुत मशहूर है कि डॉट प्रोडक्ट जीरो होती है। यही आसान होता है डॉट प्रोडक्ट से करना है, ट्रायंगल जब भी आए और कोई कंडीशन नहीं है कि भाई जिससे दिल चाहे, तो आसान तरीन मेथड ये है कि डॉट। अब सीधा सीधा कर लो यार, आई को आई से करो, 3 2 6, डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं मैथ वालों तो। 2 6 12 प्लस का 3 टाइम ए इज इक्वल टू 0 आना है, यही होता है। तो ये बनेगा 18 प्लस का 3 टाइम्स ए इक्वल टू 0। तो 3 टाइम ए इक्वल्स टू -18, सिंप्लीफाई करोगे तो -18 डिवाइडेड बाय 3, तो -6। अब ये सारी कहानियां में जो चीज आपको डायरेक्ट करें, तो डी इज द राइट आंसर। A force of 10 Newton makes an angle 30 degree with y-axis. What will be the magnitude of x component? अब आप मैथ्स वाले हो तो आपके लिए तो अब ये कोई टेंशन वाला काम ही नहीं है कि ग्राफ बनाने पर बैठ जाना पेपर में। ये सिर्फ आपको ऐसे भाई ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, जो 10 न्यू ये ओरिजिन है। ठीक है, जो 10 न्यूटन की फोर्स है, ये मान लें कि ये 10 न्यूटन की फोर्स है, ये जा रही है ऐसे, ये गई, ये आ गई हमारे पास 10 न्यूटन फोर्स। ये भैया एक्स एक्सिस के सॉरी वाई एक्सिस के साथ एंगल बना रही है 30। और अब आप जानते ही हो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान एंगल 90 होता है, तो ये जो हॉरिजेंटल के साथ होगा ये कितना होगा। बस खत्म हो गई बात। और अब तो खेल ही खत्म, जब एक्स एक्सिस एंगल आ गया तो ये कंपोनेंट हमें निकालना है, तो टेंजेंट कॉसाइन 60 हो जाएगा। वैसे उसे भी कर सकते थे 30, कोई झगड़ा नहीं है वहां पे, फिर वो साइन लग जाता। तो अब ये सॉल्व कर लो भाई, टेंजेंट कॉस 60 होता कितना है, हाफ। ये सॉल्व करोगे तो 5 न्यूटन। राइट आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। In alternating current, the average value of the current in one cycle is। तो भाई ये अल्टरनेटिंग करंट ये हमारे पास ऐसे, ये पूरा टाइम पीरियड होता है। देखो ये 0 हो गया, अब मैं इसको पहले बना लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ये ऐसे चलता है, पहले ये जाता है पॉजिटिव पीक पर, फिर ये नीचे आएगा, फिर ये नेगेटिव पीक पे जाएगा, और ये एक पूरा साइकिल बन गया। यानी अगर देखा जाए तो ये 0 और ये बिल्कुल टॉप है ना। अब मान लो ना टॉप है, ये है T/2, ये 30/4, ये होगा T/2, ये हो जाएगा 3/40, और दिस इज इक्वल टू टी। तो अब ये दो मकामात हैं, अब आप देख लो, अगर ये पॉजिटिव पीक है तो ये नेगेटिव पीक होगा। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर इन्हीं दो क्वांटिटी पे अगर मैं देखूँ तो ऊपर वाला जितना होगा उतने नीचे वाला, और जब एवरेज निकालूंगा तो एक पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या होगा, या यूं कह ले भाई यहाँ से यहाँ तक जितना होगा बिल्कुल वैसे ही होगा, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी। ऐसा ही है ना, तो फिर लाजमी तौर पर एवरेज जो बनेगा वो क्या होगा, एक पॉजिटिव नेगेटिव तो पूरा चलने, और फिर यहाँ भी देख रहे हैं फिर वो वहां पर आ रहा है, तो वाई एक्सिस तो यहाँ पे 0 हो गया। तो इसका मतलब यह है कि एवरेज ऑफ वन साइकिल ऑल्टरनेटिंग करंट एवरेज वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, 0 इज द राइट आंसर।
360 साइन यूज होता है। आपका एवरेज करंट अगर मैं देखूं भी तो फॉर्मूला ये हो गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट, ये पीक हो गया, साइन 360 आप ले लो तो जीरो ही आएगा। अब एवरेज है तो किसी भी को टी से डिवाइड करूंगा तो आंसर जीरो ही होगा। ए इज द राइट आंसर। और रेडियो की रिएक्शन इस यूरेनियम है 9238 है और पीवी बनना है हाउ मैनी। रेडियो एक्टिव रिएक्शन इज यूरेनियम 92 to 38 और मिलना है हमें यहाँ पर एक पीवी यानी लेड 82 to 206, हाउ मैनी अल्फा एंड बीटा। अब अगर हमें याद है अल्फा का मतलब हीलियम पार्टिकल होता है। तो बहरहाल अब हम काम ये करते हैं कि एक बना लेते हैं। यूरेनियम है हमारे पास 92 to 38 एरो, और अल्लाह भला करे आपका ये आ गया पीबी 82 और ये है 206 प्लस, अब अल्फा है फिलहाल तो मैं अभी ऐसा लेता था एक्स टाइम अल्फा प्लस वाई टाइम बीटा। अब अल्फा क्या होता है, हीलियम पार्टिकल। अब निकालते हैं 92 to 38, ये सिर्फ आपको ऊपर बनाने के लिए ताकि हम एक्स की वैल्यू निकाल लें। 206 प्लस एक्स टाइम, ये आ गया हीलियम पार्टिकल, और जनाब ये आ गया बीटा पार्टिकल। तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी ऊपर वाली अगर मैं बनाऊं तो 238 प्लस इक्वल टू 206 प्लस 4 टाइम एक्स प्लस 0 टाइम वाई। तो 238 माइनस 206 इक्वल टू 4 एक्स हो जाएगा। 8 में से 6 गए 2 बचेंगे, 3 में से गए 3 आ जाएगा, ये हो गया 32 डिवाइडेड बाय 4। तो एक्स की वैल्यू तो हमारे पास 8 आ गई, और एक्स का मतलब अल्फा पार्टिकल 8 है। तो ऑप्शन में देख लें हमारे पास डी तो राइट आंसर बन ही गया हमारे पास, अगर कंडीशन बन जाती है तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अब अगर मैं वाई भी निकाल लूँ, आंसर तो मिल गया हमारे पास। भाई ये 92 नीचे वाला इक्वल टू 82 प्लस 2 टाइम एक्स माइनस वाई, ये रहा ना, तो माइनस वाई इधर आ जाएगा। 82 प्लस 2 टाइम एक्स हमारे पास 8 माइनस का 92, तो वाई इज इक्वल टू 82 प्लस 16 माइनस 92, तो वाई इज इक्वल टू 16, ये बचेगा माइनस का 10, वाई इज इक्वल टू 6। तो देख रहे हैं 6 टाइम है, तो अल्फा जो है वो 8 टाइम होगा अल्फा, और ये जो बीटा होगा वो 6 टाइम होगा। आंसर हम पैरेटिक कर चुके हैं। जीएम काउंटर कैन बी यूज टू डिटरमाइन द, जीएम काउंटर याद रखिएगा काउंटिंग करता है और इसमें मॉनिटरिंग करता है आयोनाइजिंग रेडिएशंस जो काउंटेबल है। तो अब अगर जब भी आप गीगर मिलर काउंटर के बारे में अगर आप पढ़ा तो इसमें आपको ये लिखा हुआ होता है, लिखा हुआ है जैसे मॉनिटरिंग आयोनाइजिंग रेडिएशन जो काउंटिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ए इज द राइट आंसर। द हाफ लाइफ टी एंड दिस इंटीग्रेशन कांस्टेंट लैम्डा, तब अब हमारा फॉर्मूला याद था टी इज इक्वल टू 1/2, इसको ln2 लैम्डा भी कहा जाता है, या आप इसको यू भी कह सकते हैं कि जी हाफ लाइफ। अब यहाँ पर हाफ लाइफ असल में टी दी हुई है तो टी लिखते हैं, और ये यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू ln2, और ln2 होता है 0.693। तो इस हवाले से अगर देखा जाए तो राइट आंसर बनेगा हमारे पास बी इज द राइट आंसर। The effect of decrease in pressure with the increase in speed of the fluid in horizontal tube is given by। तो अगर आपने फ्लूइड डायनामिक्स पढ़ी है तो ये कि प्रेशर और वेलोसिटी आपस में इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि अगर प्रेशर बढ़ेगा इंक्रीज होगा तो वेलोसिटी डिक्रीज हो जाएगी, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये इफेक्ट हमारे पास अगर आपने पढ़ा है तो बर्नौली इफेक्ट के तौर पर मशहूर है। बर्नौली, और फिर जो जहाज वाज की मेंटेनेंस में भी ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखे होती है जब वो मूव करता है। तो इसमें भी है कि प्रेशर इंक्रीज है तो स्पीड क्या हो जाती है कम, या अगर प्रेशर डिक्रीज है तो स्पीड क्या हो जाती है ज़्यादा। तो बर्नौली इफेक्ट भी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, का लीनियर मोमेंटम तो सीधा सीधा p इज इक्वल टू एम वी होता है। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है r क्रॉस p, दिस इज द राइट आंसर। फोर्स तो सीधी सी बात है मास इनटू है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो है ही वेक्टर क्वांटिटी है, e
डॉट ए या ए है, बहरहाल राइट आंसर, क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट है, तो एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर क्रॉस पी, द राइट आंसर इज बी। द रेडियस ऑफ द सेकेंड ऑर्बिट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में nth ऑर्बिट का जो फॉर्मूला था वो था 0.53 एमस्ट्रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय एन स्क्वायर। अब अगर हमें सेकेंड ऑर्डर की बात की है तो 0.53 एमस्ट्रॉन्ग मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर ऑफ टू, तो टू का स्क्वायर 4 टाइम्स 0.3 है, 0.53 एंगस्ट्रॉम ऐसे भी लिख सकते हैं। और अगर मैं 0.53 को 4 से मल्टीप्लाई, 4 3 12, कैरी 1 4 5 20 प्लस 120, तो यह आ जाएगा। और 0 तो 2.12 एंगस्ट्रॉम, राइट आंसर हमारे पास होगा बी। When sound travel from one medium to other medium, the quantity will remain unchanged। तो अगर एक से दूसरे हिसाब से ट्रैवल भी करेगी तो हमें पता वेवलेंथ डिक्रीज हो जाता है, रास्ता चेंज है, स्पीड भी हमारे एंटर, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है वो तादाद है, नंबर ऑफ वेव्स है, फासला ये चेंज नहीं होता, तो बी इज द राइट आंसर। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल प्रूव दैट, तो क्या किया था, गोल्ड फॉइल के ऊपर रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। बहुत छोटा गोल्ड फॉइल लिया था, बारीक, थिकनेस बहुत छोटी, उस पर अल्फा था। उसने कहा था मोस्टली एरिया ऑफ द जो एटम है वो एम्प्टी होता है, और फिर जो है उसने कहा था कि बीच में कोई ऐसी चीज मौजूद है कि जिससे डेविएट हो रहा है, जिसपे चार्ज पॉजिटिव हुआ, तो न्यूक्लियस जो है वो, तो बहरहाल यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन देखूं, एटम इज मोस्टली एम्प्टी, ये बात बोली गई थी। पॉजिटिव चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है, कुछ नहीं कहा था। नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इक्वल टू द नंबर ऑफ नेगेटिव, ये भी नहीं कहा था। एटम कंटेन इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं कहा था। तो इस हवाले से अगर ऑप्शन पढ़ें तो आपको जो ऑप्शन मिलता है वो मोस्टली एरिया ऑफ द एटम जो है वो एम्प्टी था, ए इज द राइट आंसर। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो सब्सटेंस इज 10 days। दिस मीन्स दैट, अब ऑप्शन में कह रहा है द सब्सटेंस कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट इन 20 days में हो जाएगी, द सब्सटेंस कंप्लीटली डिसइंटीग्रेट इन 40 days में होगी, या 7/पार्ट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एक्टिविटी या एक्टिव न्यूक्लियाई ऑफ द सब्सटेंस। ऐसा करने से बेहतर है कि हम एक काम करते हैं कि यहाँ पर रिमेनिंग क्वांटिटी बताते हैं, और यहाँ पर हम जो एक्टिव डी के हो गया, डी के क्वांटिटी भी बताते हैं, और ये टाइम ले लेते हैं। जब टाइम हमारे पास 0 है तो क्वांटिटी 1 है, और ये आपके पास ये 0 ही होगा, अभी कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। फिर 10 दिन गुजरते हैं, क्योंकि कहा है कि 10 दिन है, तो 1/2 आ जाएगा, तो यही 1/2 डी के हो जाएगा। 1 में से माइनस कर दीजिए, ये कैसे आया, 1 माना था। फिर मैं अगर यहाँ पर करता हूँ मजीद 20 डेज के बाद अगर ये करता हूँ, तो 1/4 डी के हो जाएगा, और रिमेनिंग होगा, जो डी के हुआ वो रिमेनिंग 1/4 होगा, डी के 3/4। फिर मजीद अगर एक और 10 दिन और गुजरते हैं तो 1/8, और रिमेनिंग 7/8। तो उसने कहा था 20 डेज में कंप्लीट सब्सटेंस, ये तो नहीं हो सकता। 40 डेज के लिए अगर हम बात करें तो अच्छा, पहले से पहले देख लें, ये हमारे पास हो गया, देखिए 7/8 पार्ट ऑफ द टोटल नंबर एक्टिव ऑफ द सब्सटेंस डिसइंटीग्रेट, तो रिमेनिंग हमारे पास 1/8 है, 30 है, तो राइट आंसर हमारे पास सी। इन स्टेप अप ट्रांसफार्मर, when the alternating voltage increase, then the alternating current, तो देखें आपके पास स्टेप अप का मतलब है कि नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी ट्रायल डिवाइडेड बाय नंबर, ये बड़ा होगा, ज्यादा होगा। अब ये कह रहा है कि ये इंक्रीज हो रहा है, तो देखो फिर हमारे पास कंडीशन यहाँ पर आईपी ओवर आई एस होती है करंट के हवाले से, याद है ना। इसको हम यूं भी कह सकते हैं ई एस ओवर ई पी, ये भी होता है, ये तो होता है, बड़ा फॉर्मेट है। तो अब अगर ये इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली बात है ये इंक्रीज होगा, तो ये जो करंट है अगर ई एस बढ़ जाता है तो आई एस क्या हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया। तो राइट आंसर होगा विल डिक्रीजेज, बी इज द राइट आंसर। One microfarad capacitor of a TV subjected to the 4,000 potential difference, the energy stored in the capacitor, तो ऐसी सूरत में एनर्जी स्टोर ऑफ द कैपेसिटर हाफ सी टाइम वी रेज टू पावर 2। तो 1/2 माइक्रो है, तो 1 × 10⁻⁻⁶, और 4,000 एक दफा, फिर 4,000 दो दफा, क्योंकि स्क्वायर है। आप डायरेक्ट भी कहते, अब देखो ये पावर -6 है, तो इसमें 3 0, इसमें मैं चलो इसको लिख देते हैं 1/2, 1 भी खत्म, 10⁻⁻⁶,
4 4 16 और इंटू 10 की पावर 6, तो ये और ये तो खत्म। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 हमारे पास जूल एनर्जी आ जाएगी। ए इज द राइट आंसर। A parallel plate condenser with oil between the plates, the dielectric constant K equal to है the chemistry C। यानी इस वक्त अगर डाइलेक्ट्रिक अगर डला हुआ है तो फिर हमारे पास फॉर्मूला जो होगा वो C के बराबर होगा। तो फिर कहता है कि इफ द ऑयल इज रिमूव देन कैपेसिटर में कैपेसिटर बिकम, तो आपको याद होगा C डैश इज इक्वल टू सी के टाइम सी होता था, याद है ना। सी डैश होता है क्या, सी डैश होता है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी, और ये जनाब इनटू के, और ये था, तो ये चीज तो सी के बराबर है। और अब हमसे पूछा है, तो वो ये पूछा है कि ए एप्सिलॉन नॉट डी किसके बराबर होगी। तो अब अगर मैं यहाँ पर तो सी, इसको कोई नाम रख लेते हैं, इसको कोई और नाम लिख देते हैं। बहरहाल अभी यहाँ तो ये सी हो जाएगा, ये गेट 2 होगा, और इसको मैं कह देता हूँ ओरिजिनल कैपेसिटेंस। अब यही करना पड़ेगा वरना इतने सारे सी आ जाएंगे, तो ये वो कैपेसिटेंस है जो हमें पता करनी है। अब आप समझ रहे होंगे ना सवाल, कि ये सी डैश यहाँ पे सी के बारे में दिए, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो ऐसी सूरत में लाजमी है डाइलेक्ट्रिक एफिशिएंसी ज़्यादा होगी। अगर 2 टाइम डाइलेक्ट्रिक है तो 2 टाइम बढ़ जाएगी, तो अब अगर वापस हटाओगे तो हाफ हो जाएगी, रेसिप्रोकल होगा। तो C/2 इज द राइट आंसर, डी इज द राइट।